वैसे तो नक्श को पार्टी में जाने के लिए बहुत देरी हो रही थी, लेकिन चित्रा के ऑर्डर को नक्श भला कैसे इग्नोर कर सकता था। तुरंत ही नक्श चित्रा के सामने जाकर खड़ा हो गया और चित्रा के बोलने का इंतजार करने लगा। हालांकि नक्श के अंदर एक गहरा बदलाव आ गया था और अब उसे किसी के भी ऑर्डर को पूरा करने या सुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नक्श अपने अंदर आए इस बदलाव की भनक भी चित्रा को नहीं लगने देना चाहता था। तभी चित्रा बोलना शुरू किया, तुझे याद है अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारा और अनिका का हॉस्पिटल में टेस्ट कराया था। उसकी रिपोर्ट्स आ गई है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ पता नहीं चल है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तुम दोनों की बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी किसी फैमिली मेम्बर को कोई दिक्कत तो नहीं, या खानदान में किसी को कुछ हो रहा हो। समझ रहे हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कुछ भी? चित्रा की बात सुनकर नक्श का चेहरा शर्म से कुछ झुक गया। ऐसे कैसे चित्रा उसके परिवार वालों पर बेवजह शक कर सकती थी? लेकिन अपने गुस्से को संभालते हुए नक्श ने शालीन अंदाज में कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खानदान में कभी किसी को कोई भी बीमारी नहीं थी, सब हेल्दी हैं और मैंने कभी ऐसा कुछ सुना भी नहीं। नक्श ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात सामने रखी। चित्रा ने उसकी बातों को इस तरह हवा में उड़ाया जैसे मानो वो झूठ बोल रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद चित्रा ने कहा, अच्छा सच कह रहे हैं। चलो एक काम करो, ऐसा करते हैं कि तुम अपने माँ बाप को हॉस्पिटल लेकर जाओ और उनका चेकअप कराओ। पूरी बॉडी का करा लेना, जो भी खर्चा होगा वो मैं भर दूंगी। इस काम में ढिलाई नहीं बरतनी है। चित्रा के बोलने के अंदाज से ऐसा लगा जैसे मानो सच में नक्श के माँ बाप को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। इस बारे में नक्श के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और अगर वो कहता भी तो क्या कहता। कुछ देर तक उन दोनों के बीच खामोशी बनी रही। फिर नक्श ने कहा, नहीं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है माँ, फिर चेकअप कराने की क्या ज़रूरत है? साथ ही मैं नहीं चाहता कि आप फालतू का खर्चा करें, पैसे वेस्ट क्यों करने हैं? नक्श की बात सुनकर चित्रा पूरी तरह से चढ़ गई थी। तुरंत ही चित्रा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, तुम ज़्यादा होशियार मत बनो, इतना कहा है उतना ही करो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें हॉस्पिटल में कोई खा जाएगा। अरे इतने बड़े हॉस्पिटल में चेकअप कराना उन्हें अपने जीवन में कभी नसीब नहीं होगा। एक तरह से देखा जाए तो उन ही के लिए अच्छा होगा, समझ गए ना? चलो मुझे अभी कुछ और भी काम, अनिका को आ जाने दो। आज रात को हमारे परिवार की गैदरिंग पार्टी है, तो हम सबको जाना होगा। अच्छे से तैयार होना, मुझे किसी की एक बात भी नहीं सुननी है। जहाँ होशियारी दिखानी होती है वहाँ तो दिखाता नहीं है। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला, बड़बड़ाते हुए चित्रा ने अपना बैग उठाया और नक्श को ऑर्डर देने के बाद वहाँ से निकल गई थी। चित्रा तो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन नक्श के दिमाग में अभी भी उसकी ही बातें चल रही थी। नक्श के माथे पर पसीना आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है, तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गई? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? पिछले 1.5 सालों से लगातार नक्श और अनिका IVF के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी कराने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनका प्रोसेस फेल हो जाता है। इस बार भी रिजल्ट फेल आए। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। ऐसे में क्या चित्रा का उसके परिवार वालों पर बेबुनियाद आरोप लगाना सही है? क्या टिक डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं है कि नक्श में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन दरअसल बात तो ये थी कि अनिका उसे अपने पास भी भटकने नहीं देती थी। 2 साल में शायद ही नक्श उसके पास भी कभी बैठा हो। शादी को इतना वक्त हो गया था, लेकिन उसके परिवार वालों को अभी भी अनिका से कोई खुशी खबरी
सुनने को नहीं मिली थी। अभी तक तो किसी ने भी चित्रा या अनिका के इस बारे में नहीं पूछा था। लेकिन टाइम निकलने के साथ साथ लोगों का शक बढ़ता जा रहा था और यही वजह थी कि इतना सब खेल खेलने की ज़रूरत पड़ी। हालांकि डॉक्टर ने खुद चित्रा और अनिका से कहा था कि अगर वो नॉर्मल प्रोसेस से बच्चा करने का ट्राई करे तो बिना किसी परेशानी के वो सफल हो सकते हैं। लेकिन अनिका नक्श को अपने लायक नहीं समझती थी और या बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नक्श उसे टच भी करे। भला अब इनमें गलती नक्श की कैसे? लेकिन जब इस बार भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो बेचारे नक्श को आरोपी बना दिया गया। यहाँ तक कि चित्रा नक्श के परिवार वालों पर भी शक करने लगी। नक्श जानता था कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं, लेकिन वो मजबूर था। अनिका के पिता की इज्जत करने के नाते नक्श ने हमेशा खामोश रहना ही ठीक समझा था। IVF रिजल्ट्स के बारे में बहुत देर तक सोचने के बाद नक्श ने डिसाइड किया कि उसे अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। अभी उसके सामने उसके पुराने क्लासमेट के रियूनियन पार्टी थी जहां उसके सारे पुराने दोस्त आने वाले थे। कम से कम वहां जाकर उसे कुछ तो फील होगा और वहां जाने के लिए उसके कदम निसलिटेट होना जरूरी है। नक्श ने मुंह हाथ धोए और चकाचक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल। नक्श के पास अपनी खुद की कोई कार नहीं थी। ले देकर उसके पास अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर था जो काफ़ी पुराना हो गया था, लेकिन वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। उसने स्कूटर को कार समझकर नक्श सीधा होटल प्राइम स्टार की तरफ निकल पड़ा था। होटल प्राइम स्टार सूरत की सबसे आलीशान होटलों में से एक मानी जाती थी। बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स और फंक्शन यहीं होते थे और आज नक्श के क्लासमेट की रियूनियन पार्टी भी यहीं होने वाली थी। ब्लैक कलर का सूट पहने नक्श अपने पुराने स्कूटर पर होटल पहुंचा। वहां खड़े होटल स्टाफ ने जब नक्श के स्कूटर की हालत देखी तो वो कन्फ्यूज हो गए। सूट पहनकर कोई इंसान अपने खड़ा स्कूटर लेकर कैसे आ सकता है? हालांकि होटल के स्टाफ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नक्श को देखकर वो मन ही मन हंस रहे थे। अपने स्कूटर को होटल की पार्किंग में लगाने के बाद नक्श मिरर में अपनी शक्ल देखने लगा। बालों को संवारने के बाद नक्श के कदम सीधा होटल के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अभी नक्श होटल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, ओए नक्श रुक जा भाई, मेरा भी इंतज़ार कर ले। उस आवाज़ को सुनकर जैसे ही नक्श ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक लाल मर्सिडीज खड़ी थी, जिसकी खिड़की में से एक लंबे बाल वाला हैंडसम लड़का उसे देखकर दांत निकाल रहा था। उस लड़के को देखते ही नक्श खुश हो गया और उसकी खुशी साफ बता रही थी जैसे उसने कई दिनों बाद अपने दोस्त को देखा था। तुरंत ही नक्श के कदम उस लाल मर्सिडीज की तरफ बढ़ते और खुशी से झूमते हुए नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हर्ष, तू केम चो भाई, केम चो। हर नक्श की ही क्लासमेट था, तो स्कूल का स्पोर्ट्स चैंपियन था। लंबा और हैंडसम होने के कारण लड़कियों में उसके खूब चर्चे रहते थे। यहाँ तक कि बड़ी क्लास की लड़कियाँ भी उसे दोस्त बनाना चाहती थी। उसकी दीवानगी की कोई कमी नहीं थी। अभी भी उसके पीछे कई लड़कियाँ पड़ी थी, लेकिन हर किसी को घायल नहीं डालता था। नक्श का इमोशनल इंसान की तरह ही उससे मिलना चाहता था, इसलिए अपनी तरफ से कोई दिखावा ना करते हुए उसने हर्ष से कहा, कितने दिनों बाद मिले यार, तेरी कार तो बहुत बढ़िया लग रही है। कितने की ली? हर्ष ने हवा में हाथ आते हुए कुछ इस तरह नक्श की बात का जवाब दिया जैसे मानो उसे उसकी परवाह ही ना हो। अरे ज़्यादा महंगी नहीं है, बस 50 लाख की है। अपनी अमीरी का दिखावा करने के बाद हर्ष ने अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाई। तभी उसकी नज़र साइड में खड़े पुराने से स्कूटर पर पड़ी।
जिसे देखकर पहले तो उसने अपना मुंह बनाया और फिर उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बखेरते हुए नक्श की तरफ देखते हुए बोला, नक्श तू यहाँ कैसे आया? मैं वो देख साइड में जो खड़ा है ना, मेरा हवाई जहाज, उस पर उसी से आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही सिंह कराई है। मस्त हवा से बातें करता हुआ चलता है, टेस्ट ड्राइव लेगा क्या? यह बोलते हुए नक्श ने हर्ष की आंखों में देखकर अपने उस्र की चाबी हर्ष की तरफ बढ़ाई। नक्श की इस हरकत को देखकर हर्ष को हंसी आ गई और वो कार से उतरते हुए बोला, अरे नहीं अभी नहीं, फिर कभी, चलो अंदर चलते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही नक्श और हर्ष अंदर हाल में पहुंचे, वैसे ही सारे जेनियस ने हर्ष को घेर लिया और ग्रीट करने लगे। इस दौरान हर्ष ने नक्श को कब साइड में कर दिया, नक्श को पता ही नहीं चला। यह देखकर एक पल के लिए नक्श को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद के साथ अपने दोस्तों से मिलने आया था। निराश होकर उसने मन ही मन सोचा कि उसके लिए तो एक कोना ही ठीक है, और फिर वो कोने में रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक नक्श ने अपने आप को मन ही मन कोसा कि वो यहाँ क्या लेने आया है, लेकिन फिर जब वहाँ बैठे बैठे बाकी लोगों को देखा तो मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं, यह सब एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। कम से कम नक्श के साथ जो हुआ वह एक सच्चाई तो थी। इंसान अपनी ज़िंदगी में बेबस और लाचार हो जाए तो दुनिया उसके साथ कैसा सलूक करती है, यह बात नक्श अच्छी तरह से जानता था। नक्श अभी यह सब कुछ नोटिस कर ही रहा था, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी और उसने देखा कि उसके दादाजी का मैसेज आया है, फॉर्मेलिटीज क्लियर्ड एंड अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब इसके टोकन लव कहे या फिर भानुशाली ग्रुप को नक्श की ज़रूरत। नक्श के एग्रीमेंट लेटर के हिसाब से भानुशाली ग्रुप को 24 घंटों के अंदर नक्श के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालने थे, वरना नक्श और भानुशाली ग्रुप के बीच का एग्रीमेंट फेल हो जाता। नक्श के अकाउंट में वो पैसा भी आ गया था। यह देखते ही नक्श ने एक बार फिर से उन लोगों की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, सच कहे तो इंसान की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि कीमत तो उसके पैसों की होती है। अभी चीज़ों पर गौर करते हुए नक्श की नज़र अचानक से शिवानी पर पड़ गई। हर्ष ने नक्श के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद वो शिवानी से दूर ही रहने की कोशिश करता, लेकिन बाकी लोगों के बर्ताव की वजह से अब वह उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों का टेस्ट लेना चाहता था, देखना चाहता था कि आखिर इनमें से कौन सच्चा है और कौन बेईमान है। तभी नक्श चेयर से उठा और बार काउंटर की तरफ चला गया। वहां से उसने एक वाइन का गिलास उठाया और धीरे धीरे शिवानी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो शिवानी के पास पहुंचा, उसने वो वाइन का गिलास शिवानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कैसी हो शिवानी? शिवानी ने नक्श की तरफ देखा और कुछ बोलने की वाली थी कि तभी उसकी एक फ्रेंड ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, अरे गाइस, हाल चाल तो होते रहेंगे, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में तो आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा। शिवानी की दोस्त यह बात वहाँ मौजूद सभी लोगों को सुनाते हुए कह रही थी कि तभी उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, भाई साहब, ताज़ा खबर यह है कि हमारी शिवानी भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, और ये बात तो सब जानते हैं कि भानुशाली ग्रुप यहाँ की कितनी बड़ी कंपनी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही हमारी शिवानी सुपरस्टार बन जाएगी। भानुशाली ग्रुप फिल्में भी प्रोडक्ट्स करते आए थे, ना जाने कितनी ही हिट्स दे चुके थे, और अगर भानुशाली ग्रुप शिवानी को एज एन एक्टर मौका देने वाले हैं, तब तो बाद में कोई दो राय नहीं कि शिवानी का फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट होगा। उस लड़की की बात सुनते ही
सभी लोगों का ध्यान शिवानी की तरफ चला गया। सब लोगों को पता था कि शिवानी जहाँ जाने वाली है वो कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। ऊपर से शिवानी की खूबसूरती और उसका टैलेंट देखने के बाद उसका स्टार बनना तो तय था। क्या शिवानी भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, लेकिन उस कंपनी का होने वाला सीईओ तो वहीं उन्हीं के पास बैठा है। अब यह जान नक्स की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा। क्या नक्स शिवानी को अपनी रियलिटी बताएगा या फिर वो शिवानी का भी टेस्ट लेगा और उसके बाद असली मजा चखाएगा। क्या इस पार्टी में लोग नक्स का मजाक बनाने वाले थे? अगर ऐसा हुआ तो नक्स क्या करेगा? क्या इस पार्टी में कुछ ऐसा होगा जिससे नक्स की उलझन में फंस जाएगा? क्या नक्स अनिका की फैमिली गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनेगा? उस रेयर डायमंड नेकलेस का क्या यशवर्धन समय पर नक्स की डिमांड पूरी कर पाएंगे?